गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ेंगे NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये फार्माकोलॉजी का 5th सेमेस्टर का पार्ट है, बी फार्म का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके कंप्लीट एग्जाम्स भी एंड एवरीथिंग जो भी आप एग्जाम्स देते हो। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एक तो मोस्ट कॉमन ड्रग है जो आप मेडिकल स्टोर से लेते हो। मतलब कौन सी ड्रग है ये? OTC की ड्रग है। OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब कि किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसे कंज्यूम करते हो। ठीक है, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कैसे कॉज होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब है फीवर या फिर कोई पेन है या फिर स्वेलिंग है, उसे कहते हैं हम इन्फ्लामेशन। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो भी NSAIDs है वो इन्फ्लामेशन को क्योर करने का काम करती है। क्योर इन्फ्लामेशन एक मोस्ट कॉमन बात है कि इन्फ्लामेशन को क्योर करने का काम करती है कौन? NSAIDs। क्लियर? और इन्फ्लामेशन क्या होता है? पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। ओके, क्लियर रहती बात? ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल एजेंट्स। मतलब क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यहाँ पे देखो लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। बट अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की बात करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की बात करें तो दो टाइप्स के आते हैं। एक होता है स्टेरॉयडल और एक होता है नॉन स्टेरॉयडल। इसका डिफरेंस मैं आगे समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल एंड स्टेरॉयडल, फर्स्ट इज स्टेरॉयडल एंड सेकंड इज नॉन स्टेरॉयडल। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दो टाइप्स के हुए, फर्स्ट इज स्टेरॉयडल एंड सेकंड इज नॉन स्टेरॉयडल। बट हमें पढ़ना क्या है? मेनली NSAIDs मतलब क्या? नॉन स्टेरॉयडल हमें मेनली इसमें पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रग्स कौन सी है या इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तब आगे सारी प्रोसीजर वाइज पढ़ते जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, बिकॉज उसमें सारे नोट्स, PDF नोट्स और जितने भी आपकी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता है। तो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि NSAIDs होता क्या है। NSAIDs का मीन्स मैंने फुल फॉर्म बताया कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका एक फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। क्लियर? या फिर ड्रग्स। ओके, एंटी का मतलब आप समझते हो, एंटी का मतलब होता है अपोज। एंटी का मतलब होता है अपोज। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पेन या फिर हो गया फीवर। वही चीज़ मैंने वहाँ बताई थी, फीवर, स्वेलिंग और कुछ भी चीज़ें हैं, ETC लगा दो यहाँ पे। पेन है, फीवर है, स्वेलिंग है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। मतलब जो पेन, फीवर, स्वेलिंग को क्योर करने का काम करे उससे हम कहते हैं क्या? NSAIDs। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स या फिर ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दीज आर द एजेंट्स that inhibits or cure inflammation such as fever, pain, swelling and etc. ठीक है, वही चीज़ मैंने आगे बता दी है। अगर आपको ड्रग्स याद हो तो आप लेते होगे आइबुप्रोफेन। जब भी सर दर्द होता है आइबुप्रोफेन आप प्रेफर करते हो, या फिर आपका फार्मासिस्ट जो है वो आपको आइबुप्रोफेन देता है। एस्प्रिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिस्प्रिन के फॉर्म में आती है, आपको बताइए डिस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन इज द फॉर्म ऑफ डिस्प्रिन। ओके, आइबुप्रोफेन हो गई, नेप्रोक्सिन इज द मोस्ट कॉमन। तो आप ये OTC ओवर द काउंटर, मतलब किसी भी मेडिकल दुकान पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, इसलिए कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर। याद रखना, ओवर द काउंटर। ठीक है, OTC ड्रग्स होती हैं NSAIDs। इतनी बात क्लियर? मैंने कहा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। मैंने बता रखा है आगे, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, विच वन इज स्टेरॉयडल and second is non-steroidal. First is steroidal and second is non-steroidal. Clear है?
फर्स्ट इज स्टेरॉइडल एंड सेकंड इज नॉन स्टेरॉइडल। तो स्टेरॉइडल का एग्जांपल होता है मॉर्फिन, कोडीन, एंड नॉन स्टेरॉइडल एग्जांपल है एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। इसे हम डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट इसको डिफरेंसेस देखेंगे, मतलब स्टेरॉइडल में क्या है, नॉन स्टेरॉइडल में क्या होता है, इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे। पहले समझो कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। अगर हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स पढ़ना है, अगर हमें मान लो कोई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स पढ़ना है, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पढ़नी है, तो सबसे पहले समझो इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैंने तो एक चीज़ बता दी कि फीवर, पेन, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन है, बट इन्फ्लामेशन होता कैसे है, कहीं भी बॉडी में आपकी इन्फ्लामेशन हो कैसे रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। It is a process by which body white blood cells accumulate at a point of injury। मान लीजिए ये कोई आपका बॉडी का पार्ट है, ये मान लो किसी का हैंड है, मान लो तुम्हारा ही हैंड है, यहाँ पे आपकी कोई भी इंजरी हुई, ठीक है ना, इसे रेड से बना लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे कोई आपकी इंजरी हुई, ओके। इंजरी होने के बाद मान लो एक पार्ट ऐसे है, यहाँ पे आपके घाव हो गया है, और ये आपका हैंड है, यहाँ पे उंगली हो गई, ठीक है, गंदा फिगर है, कोई बात नहीं, बट समझो तुम्हारा हाथ है, यहाँ पे आपकी इन्फ्लामेशन हुआ है इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जितनी भी WBCs हैं, WBCs दौड़ना शुरू करेंगी, भैया चलो कहाँ जाना है इसे, ये बॉडी के अंदर होता है, मैं बाहर ना दे रहा हूँ, सारी WBCs यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगी, यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे सारी WBCs इकट्ठा हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ये सारी WBCs है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, और बॉडी को, ये आपकी हैंड है ना, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे किससे, इन्फेक्शन से। देखा होगा कि छोटे बच्चे गिर जाते हैं, आप भी गिर जाते हो तो आपके गुलमा निकल आते हैं, मतलब शरीर पे थोड़ा सा, बॉडी पे, सर पे ऐसे टाइप का गुलमा निकल आता है, तो इसके अंदर क्या भरा होता है, बहुत सारी WBCs भरी होती हैं, इसका मतलब क्या है कि इंजरी हुई है, वहाँ पे WBCs इकट्ठा हो गई है, वो इन्फ्लामेशन नहीं होने देंगी, इन्फ्लामेशन नहीं, प्रिवेंट कह सकते हो कि इन्फेक्शन नहीं होने देंगी, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इसलिए गुलमा में निकल आते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, अंदर कोई चोट नहीं लगी है, बाहर की ही चोट है, ठीक है, यहाँ पे WBCs इकट्ठा हो जाएंगी और उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगी। इसे हम कहते हैं क्या, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है ना, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। एक और बात समझो, ये आपकी बॉडी थी, आपको यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, समझ रहा, WBCs खूब सारी WBCs यहाँ आके इकट्ठा हो गई, और WBCs ने इकट्ठा करके क्या किया, WBCs एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने के बाद उसने क्या किया, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट किया, प्रिवेंट करने पर जब भी WBCs कहीं बॉडी में इकट्ठा होती हैं और प्रिवेंट करती हैं इन्फेक्शन से, वो एक रिस्पॉन्स शो करती हैं, चाहे वो स्वेलिंग के फॉर्म में हो, जब गुलमा निकलता है ना सर में तो स्वेलिंग हो जाती है ना, तो या तो स्वेलिंग के फॉर्म में हो, या फिर वहाँ पर रेडनेस हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो, यहाँ पे पेन हो वहाँ पे, तो क्या है, सारे के सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं, मतलब आपकी WBCs हैं वो फाइट कर रही हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, तभी आपको सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, जब आपकी बॉडी, आपकी WBCs किससे फाइट करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है, तभी सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो चाहे पेन हो, चाहे रेडनेस हो, चाहे स्वेलिंग हो, वो सारे क्या हैं, आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं, यहाँ पर को लिखा है शो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, etc। समझ में आया क्या होता है इन्फ्लामेशन। अब होता कैसे है, देखो अभी तुमने समझा कि इन्फ्लामेशन होता क्या है, मतलब एक्चुअली बॉडी में हो कैसे रहा है, WBCs इकट्ठा हो रही हैं, देन जाके वो फाइट कर रही हैं, किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही हैं, तो देन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। ये तुमने समझा कि इन्फ्लामेशन होता कैसे है। अब फार्माकोलॉजी की भाषा में समझेंगे कि इन्फ्लामेशन एग्जैक्टली होता क्या है।
इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली में बॉडी प्रोसेस कैसे करती है, इस चीज़ को हम फार्माकोलॉजी की भाषा में या फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में समझेंगे कि प्रोसीजर क्या है इन्फ्लेमेशन का। जब आप समझ लोगे कि इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कैसे हो रहा है, तो फिर मोड ऑफ एक्शन समझना तो बहुत ही ईजी होता है। मोड ऑफ एक्शन समझना मतलब बहुत ईजी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना कि इन्फ्लेमेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको समझ गए तो मोड ऑफ एक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें आगे पढ़ना है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के डिफरेंसेस, मतलब स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस मैं बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेता है या फिर आपके जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो समझना ध्यान से। मैंने दो चीज़ बताई थी कि पहला ड्रग हमारा है होगा कौन सा, स्टेरॉइडल, और दूसरा होगा नॉन स्टेरॉइडल। हम इस लेक्चर में कौन सा पढ़ना है, नॉन स्टेरॉइडल वाला, क्लियर है, ओके। तो स्टेरॉइडल में क्या होता है, स्टेरॉइडल हमेशा ओपियोइड ड्रग्स होती हैं, ओपियोइड ड्रग्स होती हैं, और नॉन स्टेरॉइडल वाली हमेशा नॉन ओपियोइड होती हैं, नॉन ओपियोइड होती हैं, ठीक है। ओपियोइड ड्रग्स हैं, नॉन ओपियोइड ड्रग्स हैं। स्टेरॉइडल वाली कौन सी है, ओपियोइड ड्रग्स है, और नॉन स्टेरॉइडल नॉन ओपियोइड ड्रग्स है। पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्टेरॉइडल वाली ड्रग्स हैं इसमें स्टेरॉइडल रिंग्स पाया जाता है, स्टेरॉइडल रिंग पाया जाता है। इसमें कोई भी रिंग पाया नहीं जाता है, नॉन रिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो स्टेरॉइडल वाली हैं ये सीवियर पेन में यूज की जाती हैं, सीवियर पेन में यूज की जाती हैं, यूज्ड इन सीवियर पेन। ये वाली कौन सी है, कॉमन पेन के लिए यूज करती हैं, नॉन स्टेरॉइडल वाली, इसलिए आप इसे ओटीसी ड्रग कहते हैं। इसे कौन सी ड्रग है, ओटीसी, ओवर द काउंटर। आप जाके मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन इन पेन है, कॉमन यूजेस इन पेन या फिर फीवर या फिर स्वेलिंग, ETC। थर्ड पॉइंट समझो कि जो स्टेरॉइडल वाली ड्रग्स हैं ये CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करती हैं, डिप्रेस्ड करने का काम करती हैं। कौन, स्टेरॉइडल की। ये CNS को डिप्रेस नहीं करती है, CNS इज नॉट डिप्रेस। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, CNS इज नॉट डिप्रेस्ड, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि CNS डिप्रेस नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये एक्ट कर रही है, एक्ट्स ऑन पेरिफेरी, पेरिफेरली एक्ट कर रही है, CNS को डिप्रेस नहीं कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट होती हैं, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट आर शोन, एडवर्स इफेक्ट आर शोन, लेस एडवर्स इफेक्ट। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लेट्स एडवर्स इफेक्ट। एक और पॉइंट इसमें नॉन स्टेरॉइडल में ऐड कर सकते हो, OTC वाला, ये ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं, क्लियर है, ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल इसका है, इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, ये सब बैंड है, बहुत ही यूज नहीं होती है। मॉर्फिन बहुत ही रेयर केस में मिलती है, मॉर्फिन कोडीन, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल वाली कौन सी हो गई, इसमें कुछ भी ले सकते हो, एस्पिरिन हो गई या फिर आइबोप्रोफिन हो गई, ये मोस्ट कॉमन है, एस्पिरिन, आइबोप्रोफिन, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टेरॉइडल, जो कि OTC वाली ड्रग है, जो कि मोस्ट कॉमन है पेन में, स्वेलिंग में या फिर किसी भी रेडनेस वगैरह में, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रग को हम पढ़ेंगे NSAIDs, क्लियर है। अब पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर एक्चुअली में। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से मैं तुम्हें मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग समझा दूंगा, इसी से सेम चार्ट से मोड ऑफ एक्शन ड्रग समझ लेंगे। पहले इस चीज को समझो। मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चोट लगती है, कोई भी इंजरी होती है, तो सेल में ही इंजरी होगी। मैंने क्या कहा है कि हमारी बॉडी में चोट लगती है तो सेल में ही इंजरी होगी ना, हमारे पूरे बॉडी में सेल प्रेजेंट है, और सेल हमेशा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन है सेल वाली, हमारी
फॉस्फोबाइलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जानते ही हो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं मतलब क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये सब एचपी में पढ़ा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो उसमें फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। इस चीज से मिलकर बना होता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर को ही हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंजरी हुई तो मतलब फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में थोड़ी सी इंजरी हुई। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है हमारी बॉडी का, फॉस्फोलिपिड है, जैसे ही देखो सबसे पहले तो इंजरी जैसे ही होती है, इंजरी जैसे ही हमारी बॉडी में होती है वो रिलीज करती है क्या, फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज जैसे ही रिलीज होता है तो फॉस्फोलिपिड को वो, इस फॉस्फोलिपिड को वो जो ये सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस फॉस्फोलिपिड को वो आर्किटोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट दिस फॉस्फोलाइपेज कन्वर्ट फॉस्फोलिपिड टू आर्किटोनिक एसिड, ठीक है। तो आर्किटोनिक एसिड दो चीजें रिलीज करता है, फर्स्ट इज कॉक्स एंड सेकंड इज 5-लॉक्स, ठीक है ना, साइक्लोऑक्सीजनेस एंड लाइपोऑक्सीजनेस, ठीक है ना, कॉक्स एंड 5-लॉक्स। ये 5-लॉक्स हमारा ल्यूकोट्रिन्स रिलीज करता है, ल्यूकोट्रिन्स। एंड जो कॉक्स वाला है इसमें कॉक्स 1 कॉक्स 2 रिलीज होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। अब आगे समझो इस चीज को, समझ गए ना। जैसे ही इंजरी होगी फॉस्फोलाइपेज रिलीज होगा, फॉस्फोलाइपेज जैसे ही रिलीज होगा वो कन्वर्ट करेगा फॉस्फोलिपिड्स को आर्किटोनिक एसिड में। आर्किटोनिक एसिड्स कॉक्स एंड 5-लॉक्स में कन्वर्ट होता है। फिर कॉक्स वाला कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंड 5-लॉक्स किसे रिलीज करता है, ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करता है। अब आगे समझो, हमारे पास दो चीजें थी, ये तो ल्यूकोट्रिन्स रिलीज कर रहा है, बस बात खत्म यहाँ पे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। अब आगे समझो, कॉक्स 1 क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन रिलीज करता है कौन, कॉक्स 1, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगा क्या, प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। दो काम है इसका कि गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रीशन करना एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। एंड थ्रोम्बोक्सिन का काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन को बढ़ाना, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, जब भी कोई चोट लगती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का भी एग्रीगेशन होता है जब क्लॉट का फॉर्मेशन होना होता है। मान लो तुम्हारे अंदर चोट लगी, तुम्हारे बॉडी में कोई चोट लगी, वहां से ब्लड बहना शुरू हो गया, तो उसे क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और प्लेटलेट का एक्टिवेशन एग्रीगेशन बढ़ा देता है। ये थी कॉक्स 1 वाली बात। अब कॉक्स 2 से समझो, इसमें से दो चीजें रिलीज हो रही है, पीजीएस प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड PGI2, ठीक है। पीजीएस जो है वो इंड्यूस करता है पेन एंड फीवर को। पीजीएस रिलीज हो रहा है मतलब पेन एंड फीवर को इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस का मतलब होता है कि उसे बढ़ा दे रहा है या फिर जगा दे रहा है, कह रहे हो, समझ रहे हो। इंड्यूस करना मतलब जगा देना, तो पेन एंड फीवर को वो स्टिमुलेट कर दे रहा है। एंड PGI2 क्या कर रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज करता है जो कि वैसोडाइलेशन एंड प्लेट्स एग्रीगेशन कॉज करता है। तो इन्हीं सबको मिला के यहाँ पे देखो पेन एंड फीवर हो रहा है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इसमें हो रहे हैं, ठीक है। पेन एंड फीवर यहाँ हो रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ भी हो रहा है। तो इन सब चीज को ओवरऑल मिला के हमारा एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स निकलता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहते हैं, क्लियर है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 था, इसमें कुछ चीजें निकल रही हैं, इंड्यूस पेन एंड फीवर। पेन एंड फीवर का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। समझ में आया ना। देखो मैंने क्या कहा था, इन्फ्लामेशन में क्या होगा, मेनली पेन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज़ दिख रही है, इंड्यूस पेन एंड फीवर, प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर। इन्फ्लामेशन देखने को एट लास्ट में मिल गया। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। इतनी मत क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, मैं टेलीग्राम चैनल में पूरा स्लाइड्स का PDF नोट्स शेयर करता हूँ, वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन आपको तुरंत पढ़ना हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। ये था मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। अब समझो, अब मैं बताऊंगा क्या,
कि कैसे NSAIDs की ड्रग काम करती है, NSAIDs की ड्रग काम करती है। ये पूरी प्रोसीजर थी इन्फ्लामेशन की। NSAIDs क्या करती है? प्रिवेंट करती है किससे? इन्फ्लामेशन से। प्रिवेंट करती है इन्फ्लामेशन से, या फिर क्योर करती है, या फिर इनहिबिट करती है इन्फ्लामेशन को। ये सारे काम कौन करती है? NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इस इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को अगर हम इनहिबिट कर दें कहीं से, तो एट लास्ट इन्फ्लामेशन तो इनहिबिट हो जाएगा। आप समझो क्या इनहिबिट करते हैं। NSAIDs की ड्रग्स, ये मान लो कोई ड्रग्स है, कैप्सूल मान लो, ठीक है। तो NSAIDs ड्रग इस कॉक्स को इनहिबिट कर देती है। इस कॉक्स को जैसे ही इनहिबिट करेंगी, COX-1 COX-2 नहीं बनेगा, COX-1 COX-2 नहीं बनेगा, तो सारी प्रोसेस यहाँ से अल्टीमेटली क्या? इनहिबिट। ये इनहिबिशन का साइन है, माइनस का कैसे करते हैं? इनहिबिशन का साइन होता है। तो सारी प्रोसेस इनहिबिट। हमने COX को ही इनहिबिट कर दिया है, COX को ही इनहिबिट किया, तो सारी प्रोसेस इनहिबिट। क्लियर? इन्फ्लेमेशन क्योर। ये था NSAIDs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। यहाँ पे स्लैश करके आप लिख सकते हो MOA ऑफ NSAIDs। क्लियर? यही था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। क्लियर इतनी बात? अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। ये है NSAIDs का क्लासिफिकेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, बहुत ही एक अच्छे से फॉर्म में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इतना सफिशिएंट है, बट ओके समझो। फर्स्ट ड्रग मैंने लिखी है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। फर्स्ट ड्रग है हमारी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। फर्स्ट इसमें सैलिसाइक्लेट्स, सेकंड इज प्रोपियोनिक एसिड्स, थर्ड इज फेनामेट, फोर्थ में आती है थोड़े से अदर्स ड्रग्स हैं। इसमें एग्जांपल है इंडोमेथासिन एंड फ्यूनलब्यूटाजोन्स। और सैलिसाइक्लेट्स एग्जांपल है एस्पिरिन, मोस्ट कॉमन है, पेन में काम आती है, पेन को रिलीफ करने का काम होता है इसका, रिलीव्स पेन रिलीफ के लिए। और प्रोपियोनिक एसिड आइबुप्रोफेन है, सर्द के लिए यूज होती है हमेशा, ये भी पेन रिलीफ के लिए। ये किसके लिए? पेन रिलीफ के लिए। ये मेफेनेमिक एसिड सेम, इंडोमेथासिन एंड फेनलब्यूटाजोन्स। क्लियर? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। सेकंड इज प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स, निमोसलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, मैक्सिनोफ, मोस्ट कॉमन सारी ड्रग्स हैं। आप ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, OTC हैं, जाके मेडिकल स्टोर से लेते होगे, आपका मेडिकल स्टोर वाला देता होगा एसिलोफिनेक दर्द के लिए। दवा नहीं आती है PCM प्लस एसिलोफिनेक, बुखार और दर्द के लिए, फीवर एंड पेन। मोस्ट कॉमन साइकिक ड्रग्स हैं सारी। प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स। थर्ड इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, इसमें आती है सेलेक्सोकप एंड पैरास्टोकप। और फोर्थ है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। मतलब क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स है एक पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स की तरफ पे होगा। पहला आती है पैरा एमिनो फिनॉल डेरिवेटिव्स, इसमें आती है PCMs। PCM को जब तक एसिलोफिनेक के साथ ना दिया जाए तो वो दर्द को, पेन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है हमेशा, तो इसलिए कहते हैं इसे पुअर रिस्पॉन्स ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सेकेंड इज बेंजोसिन डेरिवेटिव्स, इट इज नेफोपैम। ये था इसका क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी लिखी हैं। क्लियर है? ओके तो इसे समझ लेना, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन को समझ लेना। जब इसको समझ लोगे तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है और ज़्यादा चीज़ें लिखी भी नहीं है। क्लियर है? ओके इसका मैं नोट्स टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा जल्दी ही, अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 days में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ओके टेलीग्राम में शेयर करूँगा तब ले लेना, बिकॉज अभी इसको पढ़ना है वो ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, मोड ऑफ एक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल एजेंट्स एंड कुछ एग्जाम्पल सारे। तो जिसको लेक्चर पसंद आया हो लाइक करके, शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।